सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो एक नया लेक्चर का शुरुआत होने जा रहा है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सीरीज़ को। ओके। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्या उसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, इन सबको आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग क्या समझ रहे हो आप लोग इससे। तो इसमें सिंपल सा है, देखिए दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक आपके होते हैं लोकल कंप्यूटर, लोकल होस्ट पे, और एक होता है आपके वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। अब होता क्या है, तो देखिए आपको मैं सिनेरियो समझा देता हूँ। जैसे कि जब शुरुआत हुई थी ना कंप्यूटर्स की, सो कंप्यूटर ऑन डिमांड बहुत कम उसका प्रोडक्शन था, एंड साथ ही साथ डिमांड भी हाई थी, क्योंकि एक साथ रेवोल्यूशन आ रहा था, इंटरनेट एक तरफ से तेज़ी से बढ़ रहा था। देन उस समय पे हुआ ऐसा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर की तरफ ध्यान दिया, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए कंप्यूटर बनाना चाहा, एंड उसी का एक बाई प्रोडक्ट निकल के आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये एक तरह का सर्विस बेस्ड मॉडल है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये कोई कंप्यूटर का टाइप है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सर्विस बेस्ड लाइक थिंक है। इसमें होता क्या है, सो इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। मान लीजिए वो कोई भी एक कंपनी एक्स वाई जेड हो गई, जैसे कि हम लोग के केस में वो अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गई। सो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी अपने सिस्टम को डिप्लॉय करेगी। कंपनी के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कंपनी के पास कैपेबल मशीन्स होंगे, और कंपनी के पास एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम होगी कंप्यूटिंग। ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जीपीयूज होंगे, सीपीयूज होंगे, मेमोरीज होंगी, टेराबाइट्स में स्टोरेजेस होंगे, स्टोरेज डिवाइसेस होंगे, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होंगे, बड़े सॉफ्टवेयर्स होंगे। बहुत बड़ा मैकेनिज्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक हैवी केपेक्स डिमांड करता है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनके पास। अब वो करेंगे क्या, तो वो इस जो सर्विस है, इस कंप्यूटर को एज अ वर्चुअल डिप्लॉय करेंगे और उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे एक पर्सनल कंप्यूटर लिए, उसके थ्रू हम लोग लॉग इन कर लिए। मान लीजिए आप ए डब्ल्यू एस पे गए, ए डब्ल्यू एस पे आपने लॉग इन आई डी और पासवर्ड डाल के लॉग इन किया। अब आप जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं उस क्लाउड कंप्यूटर से। ठीक है। अब आप जो भी कमांड यहाँ दोगे, आपके वर्चुअल मशीन पे वो रन करेगा, एंड जो आउटपुट आएगा आपका, वो आपके लोकल कंप्यूटर पे दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप रेंडर कर पाओगे। हाँ चलो, मैंने एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा, मैंने इंटर दबाया। मशीन जो है वो आपका लोकल मशीन से कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्या स्पेसिफिकेशन है डिवाइस की, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सारी की सारी डिप्लॉयमेंट होंगी ऑन द क्लाउड, क्लाउड पे होगी। सो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन। So a cloud computing is a software service which is provided by the provider of any software company or any infrastructure based company, which will give the capability to compute online using their services or using their machines from a remote access. रिमोट एक्सेस, ओके। रिमोट एक्सेस यानी कि कहीं और किसी और जगह से आप किसी दूसरे मशीन को एक्सेस कर रहे हो। ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन द लेमन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। So on demand delivery of IT resources over internet with pay as you go pricing. Okay. अब देखो डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, प्राइसिंग्स भी अलग अलग होती हैं। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जैसे आप एक वर्चुअल कंप्यूटर, एक फिजिकल कंप्यूटर लाए, तो आपको मान लीजिए वो कॉस्ट पड़ा 70,000 का। ठीक है। उसमें आपको i7 प्रोसेसर मिल गया, 16 GB की आपको रैम मिल गई, आपको 1 TB की SSD मिल गई, एक स्पेसिफिकेशन एक अमाउंट पे आपको प्रोवाइड करा दी गई। अब देखिए बात होता है यहाँ पे ऐसा, मान लीजिए हम लोग पेन ले लिए, एंड अब हम लोग यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है। ये कंप्यूटर आपने ले लिया बाजार से, बता दिया गया आपको कि इसका रैम जो है भैया, वो आपका है 16 GB का रैम है। अब आपने इस पे एक टास्क रन कराया, बहुत अच्छे से रन हो गया। आपने 3-4 गेम रन करा दिया, आपको दिखने लगा अरे भाई मेरे इस कंप्यूटर में तो अब जगह नहीं बची, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, 10-10 GB के फाइल्स हैं, अब क्या किया जाए। सो अब इस लेवल पे आकर के आप क्या करोगे, तो यहाँ पे अब आपको आके होगी दिक्कत। क्या दिक्कत होगी भाई, तो देखो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे बड़ा उसका कॉस्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉस्ट कुछ चीज़ नहीं होता है। और ऑन डिमांड आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बनाना मुश्किल होता है, आई गेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि बात ऐसा, आपने एक कंप्यूटर खरीद के लाया,
एंड उस कंप्यूटर को आप चला रहे हो, आपको पता चला रहे भाई इसका स्टोरेज भरने वाला है, अब नया कुछ खरीदो या तो उसको अपग्रेड करो। सो अब कंपनी करती क्या है, वो लोग जाते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग पे। सिंपल सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग लेना है, एक सिंपल सा बेसिक सा लैपटॉप ले लेना है 40,000 का 70,000 की जगह, और 30,000 रुपये के प्राइसिंग पे वो लोग क्लाउड कंपनी से क्लाउड कंप्यूटिंग का लाइसेंस ले लेती है, ठीक है। अब देखिए, पे एज यू गो प्राइसिंग क्या है, तो इसमें होता है ऐसा है कि आप जितने मशीन को यूज करोगे उसकी एक कॉस्टिंग बनी हुई है पर आवर के हिसाब से, उस पर आवर के कॉस्टिंग के हिसाब से आपको उसे उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, और वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहता है। एक बेस प्राइसिंग होती है कि आप इतने इतने रिसोर्सेज को ले रहे हो, देन आपका एक फिक्स अमाउंट, मान लो 3,000 रुपीज का आपका बेस प्राइसिंग हो गया। EC2 मॉडल EWS का, आप लोग पढ़ोगे इसे। और इसके ऊपर जितना भी आप यूज करोगे आपको पे एज यू गो, मान लो आपका एक बिल, जैसे कि आप सिंपल सा समझ लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना आप यूज करते हो उतना का पे करते हो आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजली कैसे बन रही है कैसे आ रही है, नो इशू, कोई उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा फंडा हो गया, ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। अब अगला, अब इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या है कैसे। एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर स्टोरेज डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट रेदर देन ओनिंग और मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर। देखो ये बहुत अच्छा सा एक डेफिनेशन आपको दिख जा रहा है, एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी कि आप कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज सबको एक्सेस भी कर ले रहे हो, चाहे वो स्टोरेज हो आपका, चाहे वो आपका डेटाबेसेस हो, जो चाहे आप आपका यूज कर ले रहे हो, एक्सेस कर ले रहे हो, उसका एक्सेस आपको मिल गया। बट इसमें क्या, ओवर द इंटरनेट रेदर देन ओनिंग। ओन नहीं किया आपने अब तक, ना तो आपने ओन किया है ना आपको इसका मेंटेनेंस का खर्चा का चिंता करना है। आपका जो क्लाउड कंप्यूटर है इसका यही फायदा है, आपको ना तो इसे ओन करने की दिक्कत, ना लैंड खरीदो, ना वहाँ पे स्टेशन बनाओ, ना वहाँ पे आपको कुछ भी फिजिकल हार्डवेयर खरीद के लगाना है, ना तो आपको मेंटेनेंस देखना है, ना तो उसका कूलिंग देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। आपको बस आपको एक प्राइसिंग दे दिया गया, उस प्राइसिंग पे आपको वर्क करना है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। अब डिफरेंट टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहला जो जेन्युइन है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेकर के चल रहा है, वो है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब जब आप नेटफ्लिक्स पे गए, ठीक है, नेटफ्लिक्स का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, तो देखिए बात ऐसा है, हम लोग एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल देना चाहेंगे जिसको कि आप लोग अच्छे से पहचानते हो। तो जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स पे गए, ठीक है, आपने नेटफ्लिक्स पे गया, आपने वहाँ पे एक मनी हाइस्ट नाम की एक सीरीज हुई, ठीक है, उसे आपने एक्सेस कर लिया, मान लो देखने की इच्छा हुई, आप लोग गए जा करके देखे, देख करके आप लोगों को लगा अरे ये तो अच्छा है, सब्सक्रिप्शन लिया जाए। सब्सक्रिप्शन लेने के 149 का सब्सक्रिप्शन है मंथली। अब जो 149 था क्या वो पूरा नेटफ्लिक्स पे बचेगा? नहीं, नहीं बचेगा। बात ऐसा है, नेटफ्लिक्स एक फ्रंट एंड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रीमिंग दे रही है आपको, वीडियो जनरेशन उसका काम है, प्रोडक्शन उसका काम है, बट डिप्लॉयमेंट उसका काम नहीं है, होस्टिंग उसका काम नहीं है, उसके लिए वो लोग वेब सर्विसेज को यूज करते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज को। सो अब पे एज यू गो मॉडल पे अगर वो लोग चल रहे हैं तो जितनी बार स्ट्रीम किया जाएगा, मान लीजिए अपलोड कर दिया गया वीडियो, अब जितनी बार वो स्ट्रीम होगा, जैसे स्क्विड गेम्स हो गए, जितनी बार वो स्ट्रीम होगा अमेजॉन वेब सर्विसेज पैसे लेगी नेटफ्लिक्स से, तो अब नेटफ्लिक्स आपसे पैसे लेंगे। समझ गया मॉडल? सिंपल सा फंडा है, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना है, बैक एंड का कोई चिंता नहीं करना है, कहाँ आप रखोगे, कहाँ आपका स्टोरेज है, कुछ भी नहीं। अब डिफरेंट टाइप्स के कंपनीज है, यहाँ सारे नाम दिए हुए, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, IBM क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, अलीबाबा है, डिजिटल ओशियन है, सेल्स फोर्स है, VMware क्लाउड है, एंड रैकस्पेस क्लाउड। बहुत सारे हैं, ये कुछ जेन्युइन थे जो प्रोमिनेंट थे, उनका नाम मैंने लिखाया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर चकराने लग गया भाई, ये क्या, हम लोग तो कंप्यूटर पढ़े थे, CPU पढ़े थे, माउस पढ़े थे, कीबोर्ड पढ़े थे, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े थे, इतना सारा चीज पढ़े, पर यहाँ तो कुछ नया आ गया। सो देखिए बात को समझिए, जो 3 तरह के खर्चे होते हैं कंपनीज के, वो कुछ इस तरह से, एक सबसे पहला सर्वर का कॉस्ट आता है, दूसरा मैन पावर कॉस्ट करता है, तीसरा सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करता है। अब मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहे हो, आपका काम क्या है, एंड यूजर को आप एक सर्विस प्रोवाइड करोगे, जैसे कि मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म शुरू की, मुझे वेबसाइट्स बना करके देने हैं, ठीक है, ये मेरा एक रनिंग मॉडल हो गया, मैं इस पे चलूंगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे एक सॉफ्ट सिस्टम डिप्लॉय करना है, कोड लिखना है, मुझे इंजीनियर्स हायर करने होंगे,
उनके लिए स्पेसेस देने होंगे, साथ ही साथ मुझे मशीन्स को भी रखना होगा कि मशीन पे ही वर्क करेंगे वो लोग। अब यहाँ पे दो मॉडल आता है, या तो आप सब कुछ खुद कर लो, यानी कि खुद का एक डेटा सेंटर बना लो, खुद का सर्वर बना लो, खुद का स्टोरेज डिवाइसेस बना लो, खुद का एक पूरा का पूरा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करा करके पूरा एक हाई स्पीड इंटरनेट ले लो, आपको एक पूरा कूलिंग सब स्टेशन बना लो, एक सर्वर रूम बना लो, सब बना लो, उसके बाद फिर आप लोग शुरू करो। सो ये हाईली केपेक्स डिमांड मॉडल है। होता क्या है इसमें कि आपको एक साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग आएगी, तब जाके आप लोग कर पाओगे, और उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका फेलियर हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, सिस्टम फेलियर हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आता है, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड उसके साथ लॉगिन किया, आप सिंपल से अपने रिक्वायरमेंट को बता रहे हो, मुझे 10 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए, 512 GB की मुझे रैम चाहिए, 3 टेराबाइट की मुझे SSD अलग से चाहिए, साथ ही साथ मुझे ये चाहिए कि मुझे 200 लोगों को लॉक्ड इन रखना है, 200 लोग काम करेंगे, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना के दो। आपने दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी, वो अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करके हार्डवेयर्स को यूज़ करके आपके लिए मशीन वर्चुअली डिप्लॉय कर देगी। ठीक है। अब क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है देखो, सो वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेसिंग of creating multiple simulated environment, okay, simulated environment or a virtual machine for a single physical hardware system enabling more efficient resources uses। देखिए उनके पास भी ऐसा नहीं है कि जितने भी क्लाइंट है उतने के लिए अलग अलग सर्वर है, अलग अलग सब कुछ है, नहीं, उनके पास एक बहुत हैवी टाइप का मशीन है जिसको कि वो लोग प्रोसेस करके मल्टीपल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। एक ही मशीन के अंदर बहुत सारे मशीन्स चलते हैं, एक बहुत हैवी मशीन है उसके अंदर मान लीजिए 25 टेराबाइट की मशीन है, उसमें हर किसी को 1-1 टेराबाइट देके 25 क्लाइंट को उन्होंने संभाल के रखा है। तो वर्चुअलाइजेशन से क्या, वो कंपार्टमेंट बना करके उन सबके सिस्टम को अलग अलग कर दिया, सबका अलग अलग आईडी पासवर्ड है, सबका एड्रेस अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअलाइजेशन। और फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम को ये लोग कर रहे हैं वर्चुअल मशीन फ्रॉम अ सिंगल फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम और इनेबलिंग मोर इफिशिएंट रिसोर्स यूज। मान लीजिए आप एक सिस्टम कंपनी है जो कि आप कंप्यूटर चला रहे हो, अब एक बंदा कितना यूज कर ले रहा है उस मशीन को वो डिपेंड करता है, पर आप अगर उस मशीन को डिप्लॉय करते हो वर्चुअली तो जितना वो यूज करेगा उतना का पे करना है आपको, आपको हमेशा बिजली जलाने की दरकार नहीं है। अब सेल्स, अब सेल हुआ, वेबसाइट हुआ, देखो वेबसाइट जो होता है ना वो रियल टाइम वर्क करता है, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी डिप्लॉय कर रहे हो वो लेट से होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है, सो सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनाए, वहाँ जैसे ही भी लीड आया, जैसे ही आपका ट्रैफिक आया, आपने किसी ने बाय बटन पे क्लिक किया, किसी ने ऐड टू कार्ट क्लिक किया, किसी ने पेमेंट पे क्लिक किया, सारी चीज़ों को डिप्लॉय करके इस तरह से रखना पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब पे कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर के कंप्यूटर को डेटा मिल सके कि किस तरह से यूज़र आए, उन्होंने क्या सेल करने, क्या बाई करने के लिए किया, क्या हुआ, ऐसा है ऑन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो आपको 24/7 आपको अवेलेबल होना होगा। अब फिजिकली तो पॉसिबल है नहीं। अब आप एक कंपनी हो, मान लो आपके पास 25 कंप्यूटर है, ठीक है, आपने महंगाई के ज़माने में उतनी मेहनत करके कर लिया, पर उसे 24 घंटा और 7 दिन ऑन रखना ये फिजिकली और साथ ही साथ फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, जो कि एक सच बात है। एंड साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पसेस भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि सिक्योर भी होना चाहिए, हाई डाउन टाइम भी नहीं जाना चाहिए उसका, यानी कि उसका जो सिक्योरिटी है वो होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, डेटाबेस उसका मजबूत होना चाहिए, और साथ ही साथ स्केलेबल भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, और एक नॉर्मल सा इनके बीच में कन्वर्सेशन दिख रहा है। आप देखोगे जब एक क्लाइंट एक सर्वर के थ्रू और एक सर्वर एक क्लाइंट के थ्रू बातचीत करती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसे। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं इन सब के बीच में। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। फ्री का कोर्स है, पर ये नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़ी जाएंगी, सब चीज़ आपको बताई जाएंगी।
ये आपका सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अज़्योर जीसीपी। अब अज़्योर जीसीपी क्या है भाई? सो इंटरनेट के थ्रू एज्योर की एक सर्विस है जिसमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उन्होंने वर्क करा रखा है। उसके हम लोग क्लाउड पार्टनरशिप एंड ऑल ये सारी चीज़ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है 3 पार्ट में बेसिकली इसे डिवाइड किया गया है। एक है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक है PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप सिंपल सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज़ कर रहे हो, रैम रोम्स SSD कंप्यूटिंग CPU एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बस आपको इनका यूज़ करना है। बाकी आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करोगे, खुद से जीरो कोड करोगे, सब कुछ आप लोग खुद से करोगे, बस उसका सिस्टम चाहिए। समझ गए? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म उनको बोले डिप्लॉय कर दो भैया। देखो एग्जांपल मैं देता हूँ IaaS का, नेटफ्लिक्स। उनका कहना है डिप्लॉय हम कर लेंगे, सिस्टम हम बना लेंगे, वेबसाइट हमारी होगी, बस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मान लीजिए आप गए गए के आप जाके आपने जोहो से बोला मुझे आपका इनवॉइस सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, इनवॉइस प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे एक पेमेंट गेटवे चाहिए। तो पेमेंट गेटवे एक प्लेटफॉर्म है, उसको एज अ सर्विस आप लोग यूज कर रहे हो, वो आ गया PaaS। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समझो। मान लो आपने एक डिप्लॉय करके ऐप बनवा दिया कि मुझे एक ऐप चाहिए जिस ऐप में मैं जाके पढ़ाऊंगा। अब PW का ऐप है, तो वो जो हो गया वो हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। So infrastructure as a service. So IaaS contains the basic building block for cloud IT, and it typically provides access to networking features, computers, virtual and dedicated hardware, data storage space. IaaS gives the highest level of flexibility and management control over your IT resources, and it most similar to the existing IT resources with which many IT departments and developers are familiar. अब देखो ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा बोला जाए कि फ्लेक्सिबल है। किस तरह से? तो देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिर्फ मिला है, बाकी पीछे लो कोड से करके जीरो कोड जैसे करके पूरा डिप्लॉयमेंट आपका है। कंपनी को कोई मतलब नहीं है आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखा, आप किस लैंग्वेज में डिप्लॉय कर रहे हो, किस डेटाबेस को आपने जोड़ा है। आपने SQL यूज़ किया, MySQL यूज़ किया, MongoDB यूज़ किया, डॉकर किया, क्या किया, N8N किया, क्या किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उन्होंने आपको मशीन दे दी, आपको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है IaaS। देखो भैया स्टोर का सिंपल सा मतलब है, एक दुकान आपको खोल के दे दिया हमने, ठीक है। अब दुकान में आप समोसे तलो, कपड़े बेचो, जो करनी है आपकी मर्जी, महीने के अंत में आपसे रेंट ले लिया जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब देखो platform as a service removes the need of your manage underlying infrastructure, usually hardware and operating system, and allow you to focus on the deployment and the management of the application. This help you to procurement, capacity planning, software maintenance, patching, and other undifferent heavy lifting involve the running of the application. देखो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एक चीज, वो है पैसा। मान लीजिए आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठा रखे हैं, आपने खुद का एप्लीकेशन बना रखा है, सब कर रखा है, आपके लिए IaaS मॉडल परफेक्ट है। पर आपके पास एक छोटी सी टीम है, आपके पास कुछ लो बजट, आपका एक बजट है, तो उसमें आप क्या करोगे? PaaS के साथ जाओगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। होता क्या है इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, आपको एक प्री डेवलप प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे फायदा क्या होता है, तो पैच कंट्रोल एंड ऑल। जैसे देखिए जब आप एक मशीन को डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो आपको ये भी देखना पड़ता है हर महीने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आया कि नहीं, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सारी हार्डवेयर तो नहीं देखना पड़ता, हाँ कैपेबिलिटी प्लानिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, पैचिंग, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और वही प्लेटफॉर्म एज सर्विस में वो भी आपको प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दे रहा है। सो ये है PaaS मॉडल। अब PaaS मॉडल क्या है, तो देखो भैया वो क्या था, वो दुकान था, ठीक है, दुकान में आपको जो रखना है रख लो। अब यहाँ पे आपको समझा दिया कि ये आइसक्रीम की दुकान है, दुकान तो है साथ में आइसक्रीम की दुकान है, आपको फ्रीजर भी लगा के दे दिया।
अब आपको क्या कर सकते हो, अब यहाँ आप कपड़े तो बेचोगे नहीं, अब यहाँ पे आप बेचोगे आइसक्रीम। सो ये हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बना के दे दिया आपको, आपको एक फ्रीजर ला के दे दिया। अब आपको फ्रीजर का भी झंझट नहीं, कहाँ से ठंडा करोगे, बर्फ में रखोगे कि नहीं। तो ये सिंपल सा पास मॉडल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगला क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल, सास मॉडल, बहुत सुना होगा आपने। तो देखिए 50% जो वर्क होता है वो सास मॉडल पे होता है। अब सास बहू वाला सास नहीं है ये क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास प्रोवाइड्स यू द with a complete product that is run and managed by the service provider. In most cases, people referring SaaS as a referring and end user application such as web-based email. With SaaS offering, you don't have to think about how the service is maintained or how the underlying infrastructure is managed. You only need to think about how you will use the particular software. एकदम साफ सुथरा, देखो इंग्लिश आते ही मुझे, मैंने पढ़ के बता दिया। अब आप समझे कि नहीं वो भी देखते हैं। तो देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर्स, वेदर इट इज ईमेल सॉफ्टवेयर, प्राइसिंग सॉफ्टवेयर, पेमेंट गेटवे और एनी टाइप ऑफ थिंग, जिसपे कि आपको एक पूरा एंड यूजर एडवांटेज मिल जाता है। आपको बना बनाया मशीन मिलेगा, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक पूरा फ्रंट एंड मिलेगा, एक बैक एंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है कि आपका कैसे वो यूज होगा, कैसे मेंटेन होगा, कैसे उसमें काम होगा। आपको बस उस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने सेल्स को, अपने जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना होगा। सो ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या है, अरे वाह भैया, ये तो आइसक्रीमों ला के रख दिया, अब आइसक्रीम वेंडिंग मशीन बना दिया। ना तो दुकान का झंझट, ना तो आपको किराया का झंझट, सीधा एक वेंडिंग मशीन लाइए, आइसक्रीम उसमें डाला हुआ है, बस जाना है, क्लिक करना है, पैसे डालने हैं, आइसक्रीम आ गया। तो ये है आपका सास मॉडल। आपको समझ में आया होगा, आई होप एंड बिलीव आपको पसंद आया होगा लेक्चर। आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब डिफरेंट टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी होते हैं, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट होते हैं, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। अब ये क्या होते हैं भैया, सो देखो कुछ डाटा होती है जो कि पब्लिकली आप प्रोवाइड कराते हो, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इलेक्शन का डाटा पब्लिक करना होता है, ठीक है। सो पब्लिक क्लाउड में वो लोग डाले। प्राइवेट क्लाउड भैया बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होती हैं जिस पे कंपनीज वर्क कर रही होती है पर वो दिखा नहीं सकती कि वो कर क्या रही हैं, कैसे उनका सोर्स कोड है, ये पब्लिक नहीं किया जा सकता। सो प्राइवेट क्लाउड हो गया, ठीक है। हाइब्रिड में दोनों ऑप्शन यूज होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब इसको पढ़ते हैं। हो सकता है मैंने गलत बताया हो सकता है, हम भी तो अभी पढ़ रहे हैं ना। A shared cloud environment where multiple users can access service over the internet like AWS and Azure। देखो मैं गलत था, ये पब्लिक क्लाउड क्या होता है, तो एक शेयर क्लाउड एनवायरनमेंट होता है। इसमें होता क्या है, तो आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हो जो कि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें होता है ऐसा, एक साथ डिफरेंट टाइप के यूजर्स डिफरेंट फिजिकल और जियोग्राफिकल लोकेशन के डिफरेंट कंट्रीज से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर के सर्विसेज को एक्सेस करते हैं इन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि एज्योर एंड AWS। प्राइवेट क्लाउड होता है तो अ डेडिकेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग मोर कंट्रोल एंड प्राइवेसी। अब मान लो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है, वो प्राइवेट क्लाउड देगा, क्यों देगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को दे रहा है। गवर्नमेंट के साथ क्या है, डेटा ब्रीचेस का चांसेस ज़्यादा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो मान लो या UIDAI के लिए NIC ने एक प्राइवेट क्लाउड बना दिया। हाइब्रिड क्या हो गया, अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू मूव बिटवीन देम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल सा बात है, आपको इस तरह से रखा गया है, पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट भी है, दोनों मिल करके हाइब्रिड क्लाउड बन गए। Few features commonly offered by cloud provider: computing services, storage services, database services, networking services, container services, serverless computing, okay, serverless computing, machine learning services and identity and access management। सबसे जो आसान है वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, मुझे समझाना। सो वहां से शुरू करते हैं। देखो कुछ भी स्टोरेज करके रखो, कुछ भी आप डेटा रखो, कुछ भी रखो, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसके लिए है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सबसे की रोल प्ले करता है, उसके बाद ही आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे।
तो यहाँ से होता है, और डिफरेंट टाइप्स क्या है सबको बताऊंगा। मॉनिटरिंग एंड लॉजिंग भी है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी है, सिक्योरिटी एंड कंप्यूटेंस टूल्स है, वर्चुअल प्राइवेट नेट क्लाउड वीपीसी है, डाटा एनालिटिक्स सर्विस है, एपीआई मैनेजमेंट, एपीआई, ये सारी चीज़ें। देखो भैया, जितना मैंने पढ़ाया है उन सबको आपको पढ़ के आना है, जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाया है उन सबको भी पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि आने वाले लेक्चर में इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं फिर से बात करूँगा, इन सारी चीज़ों को एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच। एक शायरी के साथ अंत करता हूँ कि फिर यूं के तेरे बाद की कहानी है मुख्तसर, फिर यूं के तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे। चलो भैया, बाय बाय।